इन राजयोगों के कारण एक चाय बेचने वाला, एक सब्जी की रेडी लगाने वाला, एक चाट की रेडी लगाने वाला व्यक्ति कुछ ही समय बाद करोड़पति हो जाता है, कुछ समय बाद उच्चस्थ, शीर्षस्थ और शिखरस्थ हो जाता है। मित्रों, कहते हैं गहनो कर्मणः गति ही, भाग्यम फलति सर्वदा, न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही हमेशा फलित होता है, विद्या और पौरुष नहीं। जब हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं और हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तब हम भाग्य का सहारा लेते हैं। जब तक हमको सफलता मिलती रहती है, तब तक हम कर्म का सहारा लेते हैं। जब सभी कर्म करने के उपरांत हमको सफलता नहीं मिलती है, तब हम भाग्य का सहारा लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा, का भाग्य ही हमेशा फलित होता है। देखिए, आज की कहानी, आज की केस स्टडी एक ऐसे लड़के की है जो अपने परिवार में सबसे छोटा पैदा होता है और 4 भाइयों में सबसे छोटा है। बेहद गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। ना वो बहुत पढ़ा लिखा था, ना ही वो बहुत अच्छे स्कूल में गया था, उसका कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। और उसके परिवार के लोगों में सबसे छोटा होने के कारण परिवार वालों ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जैसे तैसे वो बेचारा जीवन यापन कर रहा था। और वो क्या करता था, पुष्कर में गाइड का काम करता था। गाइड का काम करता था कि पुष्कर में उसका जो काम था कि वो लोगों को घुमाने का काम करता था। इसी तरह कालांतर में समय व्यतीत होता गया, वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया, उसे न प्रसिद्धि की चाह थी, न धन की चाह थी। उसकी तो केवल एक चाह थी कि पेट भरता रहे, परिवार का पालन पोषण होता रहे, माता पिता की देखरेख होती रहे। इतने में वो व्यक्ति लगा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य ही हमेशा फलित होता है। आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो वही आपको वही उसी तरफ ही वो ले जाएगा। क्योंकि भाग्य वो चीज होती है जो निर्जन बंजर जमीन में भी परिश्रम से पसीने की बूंदों को बीज रूप में प्रकट करके एक बड़ी सी लहलहाती फसल तैयार कर देता है। भाग्य वो चीज होती है जो परिश्रम की बूंदों से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। इसीलिए कहा गया है भाग्यम फलति सर्वदा। आज की इस कहानी में हम आपको बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जीरो वाला व्यक्ति जो सामान्य जीवन यापन कर रहा है, मुश्किल से 10,000 रुपए महीने के कमा पाता है और देखते देखते वो व्यक्ति करोड़पति हो जाता है। हमारी ज्योतिष में कहा गया है संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए संबंधों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। व्यक्ति से ज्यादा संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए ग्रह भी हमेशा, जिस ग्रह के जितने ज्यादा संबंध होते हैं उतने ज्यादा ही वो उतने ही अच्छे फल देता है। आज हम आपको एक नवीन दृष्टिकोण के साथ नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के को मिलाते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक नई विधा के साथ आपका ज्ञानार्जन, आपको ज्ञान देंगे। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नए स्तर से अपने विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये कुंडली है 28/8/1977, 21:21, पुष्कर, राजस्थान। एक गरीब लड़के की कुंडली है। वो क्या काम था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके बाद भी वो गाइड का काम करता था और देखते देखते उसका एक अचानक अंग्रेज महिला से दोस्ती हुई और अंग्रेज महिला के साथ विवाह हो गया और वो करोड़पति बन गया। कैसे बना, किन राजयोगों ने इसको इतनी उच्चता दी, किन योगों के कारण व्यक्ति महान बनता है, आज हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, इस कुंडली में गरीब का मतलब होता है जन्म स्थान, जन्म के समय की आपकी स्थितियां कैसी होंगी इसका निर्धारण जीव जहां पर, गुरु जहां पर बैठा होता है। गुरु देखिए जीव कारक होता है। गुरु जिस बिंदु पर बैठा है, जिस भाव पर बैठा है, उसके आगे पिछला भाव यदि कमजोर है, उसके पीछे की यात्रा कमजोर है, सूर्य यदि कमजोर है किसी स्थिति पर, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का
प्रारंभिक जीवन कष्ट से होता है। इस कुंडली में गुरु के पीछे देखिए वृषभ राशि है, मेष राशि है, केतु है। चंद्रमा के बाद गुरु को कोई भी मजबूत ग्रह नहीं मिला है, इसलिए गुरु की ताकत यहाँ पर कमजोर है। दूसरी स्थिति, सूर्य के आगे राहु बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य भी बहुत बलिष्ठ स्थिति पर नहीं है, बलवान नहीं है। इसलिए जन्म के समय इस जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। किसी भी जातक की आर्थिक स्थिति देखना है, जन्म के समय उसका जीवन कैसा रहेगा, तो सबसे पहले गुरु जिस बिंदु पर बैठा है उसको किन किन ग्रहों से योग बन रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, ये जन्म की पहले की स्थिति। और सूर्य को भी देखिए, सूर्य क्योंकि पिता का कारक है, सूर्य को थोड़ा सा, सूर्य की भी पिछली यात्रा अगर आप देखेंगे पिछले भावों को और सूर्य के अगले भावों को, यदि शुभ ग्रह नहीं बन रहे हैं, सूर्य का संबंध किसी भी तरह से राहु से बन रहा है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो कमजोर होती है। दूसरा बिंदु देखिए, नए स्तर से बता रहे हैं कि किन राजयोगों के कारण व्यक्ति तब महान होता है। देखिए, हमारी जन्म कुंड, हमारे ऋषियों ने कहा कि दसम भाव का जो स्वामी होता है, दसम भाव राज्य होता है, काल पुरुष का कर्म होता है और राजा का राज दरबार होता है। दसम भाव का स्वामी शनि होता है। यदि कुंडली में दसम भाव का स्वामी, तत्कालिक कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में, यदि दसम भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे भाव में कहीं पर बैठा हो, दसम भाव का स्वामी केंद्र में, त्रिकोण में या द्वितीय भाव पर बैठा हो, जातक बड़ा तेजस्वी होता है, कार्य के क्षेत्र में उसे अच्छी सफलताएं मिलती हैं। दसम भाव का स्वामी इस कुंडली पर जो शनि है वो केंद्र में चतुर्थ भाव पर बैठा है, इसलिए पद्म सिंहासन राजयोग बना। अगर दसम भाव का स्वामी चतुर्थ पर बैठता है तो पद्म सिंहासन राजयोग बनता है। पद्म सिंहासन राजयोग में जातक ग्रंथों में कहा गया है व्यक्ति परम तेजस्वी होता है, राजा जैसे पदों को सुशोभित करने वाला होता है, उसके पास बड़े सभी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, राजा के समान प्रतापी, तेजस्वी और उसका स्तर बड़ा उच्च का होता है। तो पहला योग बना पद्म सिंहासन का, दसम भाव का स्वामी चतुर्थ पर बैठा है। दूसरा मानी योग होता है, यदि दसम भाव का स्वामी, देखिए आज आपको नए स्तर से बता रहे हैं, यदि दसम भाव का स्वामी क्या है, शनि है, इस यदि दसम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक बड़ा मानी, तेजस्वी होता है, मान सम्मान को अर्जित करने वाला होता है। इस कुंडली में देखेंगे कि दसम भाव का जो स्वामी है वो कौन है, शनि है। शनि शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो भी ये उच्च शुक्र एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह के साथ बैठने के कारण बहुत मान सम्मान जीवन काल में अर्जित करने वाला होता है। तीसरा सतकीर्ति योग, सतकीर्ति योग भी यही कहता है, यदि दसम भाव का स्वामी केंद्र में शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो फिर व्यक्ति जीवन में कीर्ति को अर्जित करता है। नाड़ी ज्योतिष कहती है यदि दसम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक साथ बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, दसम भाव का स्वामी जो है यदि चतुर्थ भाव पर बैठा है, जातक बड़ा तेजस्वी होता है, कीर्ति को अर्जित करने वाला होता है, यशस्वी होता है। इस कुंडली में देखिए दो बातें बहुत गंभीरता की हैं। अगर इस बात को समझिए कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दसम पर बैठा और दसम का स्वामी चतुर्थ पर बैठा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। दसम भाव के स्वामी की यात्रा, चतुर्थ भाव के स्वामी की यात्रा में दसम भाव तक में कौन से ग्रह मिले, कौन से भाव मिले, ये महत्वपूर्ण होता है। दसम भाव के स्वामी की चतुर्थ भाव तक आने में कौन से भाव मिले, कौन सी स्थिति मिली, ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दशमेश का चतुर्थ भाव पर जाना अत्यधिक शुभ फलदायी होता है, चतुर्थेश का दसम भाव पर जाना शुभ फलदायी होता है, लेकिन अपेक्षाकृत उतना नहीं होता है। एक नए बिंदु की तरफ ले जाता हूं आपको, एक नए योग की तरफ। यदि चंद्रमा से नवम भाव का जो स्वामी है केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी
केंद्र में बैठा हो, जातक अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाला, बड़ा तेजस्वी, जीवन में मान सम्मान और यश को अर्जित करने वाला होता है। इस कुंडली में देखिए चंद्रमा एकादश भाव पर बैठा हुआ है। चंद्रमा से नवम अगर जाएंगे तो चंद्रमा से नवम शुक्र का घर हुआ, और शुक्र नवम हुआ तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र क्या है? केंद्र में बैठा है। केंद्र में बैठने का, चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठा है, जातक बड़ा तेजस्वी होता है, मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है, और अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी यात्राएं भी करता है। तो ये योग भी आपको देखिए कि सफल हो गया। अब देखिए, अब मानसागरी कहती है कि यदि चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, पंचम नवम में बैठा हो, या एकादश भाव पर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या एकादश भाव पर बैठा हो, जातक बड़ा मानी होता है, मान सम्मान को अर्जित करने वाला उत्तम राजयोग होता है। और उसके अलावा अगले बिंदु पर चलते हैं कि यदि तीसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का संबंध हो जाए, तीसरे भाव यदि गुरु का संबंध, यदि गुरु का संबंध इस कुंडली में देखिए, गुरु तीसरे भाव पर बैठा हो और उसका संबंध चंद्रमा से हो जाए तो बड़ा राजयोग होता है। तो गुरु यहाँ पर तीसरे भाव पर बैठा है और चंद्रमा से उसका संबंध हो रहा है, इस वजह से भी एक राजयोग बन रहा है, तो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होगा। अब कहते हैं कि संबंधों से ही व्यक्ति महान बनता है, उच्च बनता है, तेजस्वी बनता है, उच्चस्थ होता है, शिखरस्थ होता है। जिस व्यक्ति को जितने लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, जितने लोग सम्मान करने वाले होते हैं, वही व्यक्ति जीवन में ऊंचाई पर जाते हैं। आज से आप लोगों का बराबर प्रेम स्नेह मुझे मिलता है, मुझे बार बार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, ये आप लोगों का प्रेम है कि मुझे प्रतिदिन अब समय निकाल करके आप लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ये देखिए, संबंध की बात कर रहा था, जिस ग्रह को, जिस भाव को, जिस ग्रह को जितने ज्यादा ग्रहों का साथ मिल गया, सकारात्मक ग्रहों का, शुभ ग्रहों का साथ मिल गया, समझ लीजिए जीवन में बड़ी उन्नति होती है, एक उत्कृष्टतम राजयोग होता है। इस कुंडली में देखेंगे कि दसम भाव को कितने ग्रहों ने देखा। दसम भाव को शुक्र ने देखा एक, दसम भाव को शनि ने देखा दूसरा ग्रह, दसम भाव को राहु ने देखा तीसरा ग्रह, दसम भाव को बुध बकरी होकर के गया तो बुध ने देखा चौथा ग्रह। 4 ग्रहों ने दसम भाव को देखा तो दसम भाव की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गई। इस वजह से दसम भाव की इस वजह से इस व्यक्ति ने अपने कर्म क्षेत्र पर बड़ी उच्चतम सफलता प्राप्त की, बड़े बड़े एक बड़ा उद्योगपति बना और विदेश में इसकी कई कंपनियां चलती हैं, कई फैक्ट्रियां चलती हैं। अब एक मनोरंजक बात बताते हैं कि कैसे इसका विवाह इसकी पत्नी विदेश से ही कैसे संबंधित हुई। तो 7वां भाव देखिए पत्नी का है, पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र पत्नी का नैसर्गिक कारक भी बना, तात्कालिक कारक भी बना। शुक्र का संबंध देखिए केतु से बन रहा है, केतु द्वादश भाव पर बैठा हुआ है, द्वादश भाव विदेश का होता है। चंद्रमा सागर है, समुद्र का कारक है, चंद्र केतु का संबंध बन गया। इस वजह से शुक्र का संबंध चंद्र केतु से बन गया। स्त्री कहाँ की होगी? विदेश की होगी। विदेश की स्त्री से इसकी पत्नी का संबंध कहां से होगा? विदेश से होगा, और वही पत्नी के साथ ये सेट भी हो जाएगा। अब दूसरा, विदेश का कारक, द्वादश भाव का स्वामी विदेश का होता है। भाई द्वादश भाव विदेश का होता है, द्वादश भाव के स्वामी और चंद्रमा समुद्र का कारक होता है, राहु और केतु देश की सीमाएं होती हैं। अब आप बच्चों आपको ये देखना है कि आपको कुछ नहीं कि द्वादश भाव का स्वामी कहाँ है? द्वादश भाव का स्वामी गुरु बैठा है तीसरे भाव पर, और विदेश मंगल पति का कारक, दूल्हे का कारक, वर का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में मंगल को यदि देखेंगे तो मंगल मतलब दूल्हे का कारक, वर का कारक, वर और वधु, वधु शुक्र है, वर क्या है? मंगल है। तो वर विदेश जाएगा, यात्रा करके, चंद्रमा यात्रा का कारक,
वर जो है मंगल वर का कारक है, गुरु विदेश का कारक, यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी बनने के कारण बना, तो विदेश का कारक होने के कारण मंगल वर का कारक है, तो पति विदेश जाएगा। और इसी तरह पत्नी भी क्या है, विदेश से संबंधित हो रही है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है। अब नाड़ी ज्योतिष कहती है किसी की कुंडली में क्या है, अर्थ त्रिकोण शनि बुध शुक्र अगर एक साथ मिल रहे हो, केंद्र त्रिकोण भाव में मिल रहे हो, जातक अपने जीवन में अच्छी सफलता, व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करता है। अब देख लीजिए आप, कितनी सरल बात है, शुक्र शनि और बुध यहाँ आ गया। अब आप लोग कहोगे गुरुजी शुक्र यहाँ कर्क राशि पर बैठा है, आप लोग हमेशा आप बताते हैं कि शुक्र कर्क राशि में नीच से भी कमजोर होता है। भाई मित्र शनि के साथ बैठ गया ना, अब वो मित्र शनि के साथ बैठ गया अगर शुक्र, तो शुक्र की जो कमजोरी थी कर्क राशि में वो थोड़ी दूर हो गई। और चंद्रमा भी, चंद्रमा क्या है, शनि और चंद्रमा में परिवर्तन भी तो हो रहा है, क्योंकि शनि कर्क राशि में, चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा एकादश में, शनि चंद्रमा का परिवर्तन भी हो जाता है। परिवर्तन होने के कारण भी यहाँ पर जो है शनि की स्थिति और बलवान हो जाती है। शुक्र चंद्रमा की लड़ाई को शनि कमजोर कर देता है, शनि समझा देता है, ये स्थिति हो जाती है कि जातक को विदेश से अच्छा धन लाभ होता है। पत्नी, जातक को पत्नी के कारण लाभ मिला, किसकी, आप ये देखिए। अब अगला बिंदु ये हो गया, इस तरह इन राजयोगों के कारण व्यक्ति महान बनता है। अब ऐसे तो बहुत से राजयोग हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी है। कुल मिलाकर के देखिए एक सामान्य सी कुंडली लग रही है, इस सामान्य सी कुंडली में कहीं पर आपको ना उच्च का ग्रह दिखाई दे रहा, ना कोई ऐसा बड़ा बहुत तोप नहीं दिखाई दे रही, लेकिन देखने का जो तरीका है ना, ऋषियों ने जैसा दिया है, अगर उस हिसाब से अगर आपको ये शास्त्र का बोध आ गया, उस दिन देखिए ना, उस दिन आपको बड़ा आनंद आने लगेगा। देखिए छोटी सी 2-4 किताबें पढ़ लेना, और 2-4 क्या है, थोड़ा सा 2-4 महीने की क्लास ले लेना, वो इतने में ज्योतिष की पूर्णता नहीं होती। ज्योतिष एक शास्त्र है, एक महासमुद्र है, और इसका जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनना पड़ता है, जीवन पर्यंत आपको सीखना पड़ता है। आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, और आज भी आप लोगों के समक्ष भी जब भी मैं क्लास भी लेता हूँ, तब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। इस प्रकार ये कुंडली आपको सिद्ध होती है। अगली सीरीज में फिर आपको मिलेंगे। सभी को मेरा सादर नमस्कार।